पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पीएलसी का है और ब्रह्मास्त्र सीरीज का आपका ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने अपने 12 जो कि है पीएलसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है पढ़े थे। ये आप देख सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका पहला वाला वीडियो लेक्चर देखें। ठीक है, 12 तक जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था इसमें। इसके बाद देखिए 23 तक जो कि क्वेश्चन हमको और कंप्लीट करना है। 13 से लेकर 23 तक आपको सामने दिख रहे होंगे क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन को जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमने देखिए 1, 2, 3 लेसन हम जो कि पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेसन 4 और लेसन 5 कंप्लीट। ठीक है, आज आपका लेसन 4 और लेसन 5 जो कि कंप्लीट होगा। इसी के साथ आपके पीएलसी में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका देखिए 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या, 8 पिन आपका पेन डायग्राम बनाइए 8051 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर का 8051 आपका पिन डायग्राम आपको बनाना ही होता है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर वीडियो देख लें। ठीक है, बड़े अच्छी से आपको जो कि समझ में आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो आता है। और जिन आप लोगों को बता दें वीडियो शुरू करने से पहले कि जिन लोगों ने अभी तक पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के नोट्स नहीं लिए हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। नोट्स पेड है, बाकी आपकी क्वेश्चन बैंक आपकी और जो कि है बुक्स एकदम फ्री हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो चलिए इसके बारे में जो कि हम पढ़ते हैं। देखिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ये तो आपका है लेसन का नाम। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि असेंबली लैंग्वेज असेंबली भाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। देखिए असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज मशीन भाषा में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है। इसमें मशीन कोड के स्थान पर आपके नेमोनिक कोड के जो कि है प्रयोग किया जाता है जिसे मानव आसानी से पहचान सके। जैसे कि हम इसमें देखिए सब्जेक्ट अगर हमको लिखना हो सब्जेक्ट तो हम उसको लिखेंगे SUB। ठीक, अगर हमको जंप लिखना है तो हम उसको लिखेंगे JMP। मतलब कि सीधा सा मतलब कहने का है असेंबली भाषा का किसी भी बड़े शब्द को हम उस कोड वर्ड में लिख दें। किसी भी बड़े शब्द को कोड वर्ड में लिखना असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। किसी भी बड़े शब्द को कोड वर्ड में लिखना जो मानव समझ सके वो आपका असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। ठीक, इस तरह से जो कि आप लिख सकते हैं। इसके लाभ देखिए क्या क्या है। निर्देशों में त्रुटियों को जो कि कम करता है। ठीक, त्रुटियों शीघ्र जो होती है जांची जाती है, मतलब कि ढूंढ ली जाती है। असेंबली भाषा बदलना। ठीक, असेंबली भाषा बदलना। ठीक, प्रोग्रामर के समय की बचत, आपके जो प्रोग्राम करेंगे उसके समय की बचत हो जाएगी। 5वां हमारा होगा कि प्रोग्रामर को डाटा के मेमोरी में संग्रह मतलब कि स्टोर करना। हानि इसकी क्या क्या है, देखिए समझने में सरल नहीं, मतलब कि जो असेंबली लैंग्वेज है तो जिसने सीखी होगी वही इसको समझ सकता है। ठीक, कोड वर्ड को जो आम इंसान जो कि इसको नहीं समझ सकता है तो क्या है, समझने में कठिनाई। कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम तैयार करना और त्रुटियां ढूंढना कठिन है इसमें। ठीक है, आपका देखिए सीधा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज असेंबलर और आपका ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज। मतलब कि असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर द्वारा हम मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर द्वारा मशीन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा आता है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कॉम्पिलर क्या होता है। देखिए कॉम्पिलर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में और जानकारी लेनी है तो हमने जो आपको PDF दी है आपके क्वेश्चन बैंक की, आपकी क्वेश्चन बैंक में भी जो कि इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जो कि है डिफाइन किया गया है। देखिए अब हम आता है कंपाइलर की बारी। ठीक, आपका कंपाइलर क्या होता है। देखिए कंपाइलर क्या होता है, देखिए यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आपका कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है हाई लेवल सोर्स कोड को एक आपके डेवलपर के द्वारा लिखा गया है। आपके जो हाई लेवल सोर्स कोड होते हैं उनको एक हम डेवलपर के द्वारा जो कि लिखा जाता है। यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसेसर के द्वारा आसानी से साझा किया जा सकता है। मतलब कि लेन देन इसका जो किया आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग को
मशीन लैंग्वेज में बदला जा सकता है। मतलब कि क्या कर सकते हैं हम कंपाइलर के द्वारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में जो कि है चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे आपके कॉम्पिलेशन कहते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं कॉम्पिलेशन कहते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए कंपाइलर के क्या क्या भाग होते हैं। पहला आपका होता है आपका एनालिसिस फेज। ठीक, पहला हमारा होता है क्या? एनालिसिस फेज। इसमें एक आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को बनाया जाता है मतलब कि क्रिएट किया जाता है जो कि है गिवन सोर्स प्रोग्राम से। ठीक, गिवन सोर्स प्रोग्राम से हम एक इंटरमीडिएट आपका रिप्रेजेंटेशन को बनाते हैं, मतलब कि क्रिएट करते हैं। दूसरा आता है आपका, देखिए अब हम जानेंगे सिंथेसिस फेज क्या होता है। देखिए इसमें आपके इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। ठीक, इंटरमीडिएट आपके रिप्रेजेंटेशन से। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से आपके इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम को जो कि है क्रिएट करते हैं, मतलब कि बनाते हैं। इसमें हम देखिए नीचे लिख सकते हैं सोर्स कोड। ठीक, आपके सोर्स कोड मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को आपके कंपाइलर की सहायता से जो कि है मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट कोड में हम कन्वर्ट करते हैं। सीधा सा आप मतलब समझ सकते हैं कि कंपाइलर की सहायता से हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में जो कि है चेंज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारा आता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड हमारा क्वेश्चन जो कि है आपका, देखिए आपका कंपाइलर और आपके असेंबलर में जो कि अंतर हमको जो कि यहाँ पर स्पष्ट करना है आपके कंपाइलर में और असेंबलर में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर। देखिए कंपाइलर प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को जो कि है मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। वहीं अगर हम देखा जाए कि आपके असेंबलर होता है वह असेंबली कोड को मशीनरी कोड में जो कि है चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। यह एक बार में पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है और असेंबलर एक बार में ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा है कि यह असेंबलर की तुलना में अधिक इंटेलिजेंट होता है, मतलब कि ज़्यादा बुद्धिमान होता है। लेकिन अगर असेंबलर की बात की जाए तो असेंबलर कम इंटेलिजेंट होता है। आपके कंपाइल का इनपुट सोर्स कोड होता है और आपके असेंबल का जो कि है इनपुट कोड असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक, कंपाइलर का आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड होता है और मशीन कोड जो मिनीमोनिक्स जो कि है वर्जन होता है। देखिए इसका आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड और आपके वर्जन में जो कि होता है। ठीक, आपके बाइनरी कोड वर्जन में होता है। ठीक, तो इतने आपके जो कि होगा इसके क्या अंतर, आपके कंपाइलर और असेंबलर में अंतर, तो ये जो कि आप लिख सकते हैं। और जब असेंबलर और आप कंपाइलर के बारे में पढ़ लेंगे तो और भी अंतर जो कि निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो कि हम इसको अब पढ़ेंगे। असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता कैसे, देखिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या कि असेंबली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में 3 मुख्य भाग होते हैं। जो आपका असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है आपका इंट्रोडक्शंस। ठीक, दूसरा होता है लेवल और तीसरा होता है कमेंट्स। देखिए इंस्ट्रक्शन, लेवल और कमेंट, इन तीनों भागों के अतिरिक्त एक अन्य भाग जिसे हम आपका डायरेक्टिव कहते हैं प्रयोग होता है। मतलब कि इन तीनों के अलावा एक तीसरा आपका चौथा भाग भी होता है जो आपका क्या होता है, डायरेक्टिव होता है। असेंबली लैंग्वेज को सामान्यतः आपके कॉलम के फॉर्म में जो कि है लिखा जाता है। मतलब कि कॉलम के जो कि फॉर्म में आप इसको लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज को, जहां फर्स्ट कॉलम लेवल के लिए, सेकंड कॉलम इंस्ट्रक्शन के लिए तथा थर्ड कॉलम आपका जो कि है कमेंट के लिए। देखिए कॉलम आप समझें, आपको इसकी जी 3 कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक, 3 कॉलम हमने बना लिए। पहले कॉलम में आपका क्या होगा, लेवल, दूसरे कॉलम में आपका होगा इंस्ट्रक्शन और तीसरे कॉलम में आपका होगा कमेंट। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझें। असेंबली लैंग्वेज को सामान्यतः आपके कॉलम्स में जो कि कॉलम्स के फॉर्म में बांटा जाता है या लिखा जाता है। पहले कॉलम में आपका लिखा जाता है लेवल, दूसरे कॉलम में लिखा जाता है आपके इंस्ट्रक्शन और तीसरे कॉलम में लिखा जाता है आपका क्या, कमेंट। ठीक है, कमेंट के लिए जो कि इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो असेंबली लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन एक विशेष प्रकार के मैनिमोनिक्स होते हैं। ठीक, असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन एक विशेष प्रकार के मैनिमोनिक्स होते हैं जिन्हें असेंबलर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, असेंबलर मशीन कोड में इसको कन्वर्ट करता है। इंस्ट्रक्शन का कार्य आपके माइक्रो कंट्रोलर
को किसी टास्क को करने के लिए निर्देश करता है। इंस्ट्रक्शन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, माइक्रो कंट्रोलर को ये किसी भी टास्क के लिए मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए निर्देश देता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक, एमओवी आपके इसको उदाहरण लिख सकते हैं, एमओवी R7 R6 आपके मूव द डाटा ऑफ R7 टू R6। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली बारी आती है हमारी लेवल की। तो देखिए लेवल में हम क्या लिखेंगे, लेवल्स। देखिए लेवल्स फाइनल प्रोग्राम में शामिल नहीं होते हैं। लेवल्स जो आपका होता है फाइनल प्रोग्राम में शामिल नहीं होते हैं। इनका प्रयोग प्रोग्रामर द्वारा किसी कोड को कोई आपका अर्थपूर्ण नाम या टैग देने के लिए जो कि किया जाता है। लेवल्स किसी एड्रेस को प्रभावित नहीं करते हैं और लेवल्स के बाद हमेशा कॉलम, ठीक, लेवल्स के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, कॉलम लगाते हैं, कॉलम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कमेंट की बारी आती है। तो देखिए कमेंट क्या है, कमेंट आपके असेंबली लैंग्वेज में कमेंट का प्रयोग सेमी कॉलम के साथ किया जाता है। देखिए मसनी आपके असेंबली लैंग्वेज में कमेंट का प्रयोग, ठीक, सेमी कॉलम के साथ जो कि किया जाता है। कमेंट को हमेशा सबसे दाहिनी ओर लिखा जाता है। ठीक, कमेंट को हमेशा क्या लिखते हैं, सबसे दाहिनी ओर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का 7 सेगमेंट डिस्प्ले, LCD और PIC माइक्रो कंट्रोलर। देखिए इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो कि आपका 100% पूछा ही जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में बताइए, या LCD के बारे में बताइए, या PIC माइक्रो कंट्रोलर का विस्तृत वर्णन कीजिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही, तो इनको जो कि अच्छे से पढ़ें। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, इंटरफेस ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 LED को एक जो कि है इस प्रकार आपस में आपके कनेक्ट किया जाता है कि उनके द्वारा 0 से लेकर 9 तक के नंबर और A से लेकर G आदि अल्फ़ाबेट जो कि है डिस्प्ले कराया जा सकें। अब देखिए आप साधारण सी भाषा में समझें कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती क्या है। सबसे पहले याद रखें कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपकी 7 LED का यूज किया जाता है। कितनी, 7 LED का यूज किया जाता है। आपकी 7 LED को इस क्रम में जो कि लगाया जाता है। देखिए एक LED आपकी ये लगी, दूसरी ये, तीसरी LED ये है, चौथी LED ये है, पाँचवीं आपकी ये है LED, छठवीं LED ये रही और सातवीं LED ये रही। अब देखिए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपकी 7 जो कि है LED को हम लगाते हैं। ठीक, और इन्हीं LED के द्वारा जो कि हम 1 से लेकर 9 तक के अंक जो कि है इस पर प्रदर्शित करते हैं। अब किस तरह से करते हैं देखिए, आप देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने आपका ये है यहाँ पर A B C D E F और G। ठीक है, आप इसको जो कि किसी तरह से लिख सकते हैं A B C D E F G। हमने सभी LED को अलग अलग नाम दे दिया। हमने माना कि हमने जो कि 2 नंबर हमको लिखना है, कि 2 लिखना है, अंक 2 लिखना है हमको, तो हम 2 कैसे लिखेंगे, आपकी A LED को एक्टिव करेंगे, आपकी B LED को एक्टिव करेंगे, C LED को एक्टिव करेंगे, इसके बाद F LED एक्टिव रहेगी, आपकी E LED एक्टिव रहेगी। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, 2 बन गया। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपका ये 2 लिखा गया। ठीक, आपने देखा होगा जो पुरानी आपकी घड़ियाँ आती थी बचपन में जो आप पहनते थे, उनमें आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही जो कि यूज की जाती थी। आपके 8 इस तरह से जो कि लिखा दिखता था। लेकिन आपकी देखिए अगर हमने 2 लिखना हो तो कौन कौन सी LED चालू रहेंगी, आपकी A B C F और E। आपकी LED ऑफ रहेंगी G और D, ये 2 LED ऑफ रहेंगी, तो आपका ये 2 लिख गया। ठीक, किस तरह से वर्क करती है हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक, ये आपकी जो कि है बेसिक सी नॉलेज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपको अगर 3 लिखना है मान के चलिए, या हमने आपको 3 ही लिखना है चलिए, तो 3 अगर हम लिखेंगे, 3 किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब 3 में हम क्या करेंगे, 3 में हम इस LED को एक्टिव करेंगे, इस LED को एक्टिव करेंगे, इसको, इसके बाद इसको और इसको। देखिए अब इसमें हमारी कौन कौन सी LED एक्टिव हैं, A B C D और E, ये सभी LED एक्टिव हैं। और ऑफ कौन कौन सी हैं, G और F। इस तरह से आपको जितने भी नंबर लिखना हो उस तरह से उतनी ही LED को हम एक्टिव करेंगे, बाकी LED आपकी ऑफ रहेगी। मतलब कि सीधा सा मतलब है कि हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 LED का जो कि यूज करते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है। 7 LED को एक आपसी क्रम में कनेक्ट करते हैं कि उसके द्वारा 0 से लेकर आपके 9 तक के नंबर लिखे जा सकें। ठीक, और A से लेकर G आदि अल्फ़ाबेट भी जो कि डिस्प्ले कराया जा सकें। अगर हमने मान के चलें हमको इस पर डिस्प्ले कराना है E,
अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हमको ई अगर एक्टिव कराना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ई आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले सबसे पहले बना लें। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपकी ये रही, ठीक है। अब हमको इसमें ई लिखना है, ठीक। ई हम कैसे लिखेंगे, ऐसे अगर हमने मान के चले ABCDEF और क्या जी, इसमें हमारी कौन कौन सी एलईडी एक्टिव रहेंगी, ए रहेगी, जी रहेगी, आपकी CE और F। इस तरह से जो कि आप इसमें ई लिख सकते हैं, ठीक। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज करके इस तरह से जो कि आप इसमें इंग्लिश के वर्ड कुछ कुछ और आपसे 1 से लेकर 0 जो कि है 9 तक के आप इसमें सभी वर्ड लिख सकते हैं। 0 भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक, 0 से लेकर 9 तक के। अब अगर आपको जो कि इसको ज़्यादा कुछ अगर डिटेल से पढ़ना हो, ठीक है, अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना हो तो देखिए क्वेश्चन बैंक में दिया है, जो हमने आपको कहानी बताई है वही कहानी इसमें भी लिखी हुई है, ठीक। हमने आपको मौखिक बता दी, इसमें जो कि पूरी चीज़ डिटेल से लिखी गई है। हमने यहाँ पर भी जो कि लिखा गया है इसमें हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको देखना हो तो देखिए क्वेश्चन बैंक में आपकी 65 पेज नंबर पर है, ठीक है, 65 पेज नंबर पर है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसको भी आप जो कि एक बार जरूर से पढ़ लेना। अब देखिए हम बात करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले 2 तरह की होती हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले कितने प्रकार की, 2 तरह की होती हैं। एक पहली होती है आपकी कॉमन कैथोड और दूसरी होती है कॉमन एनोड। कॉमन कैथोड में हम क्या लिखेंगे, देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 1 का यूज किया जाता है, लॉजिक 1 का यूज किया जाता है, तथा कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 0 का यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इंटरफेस कराने के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 7 टर्मिनल तथा आपके 7 टर्मिनल तथा आपके डेसिमल पॉइंट को माइक्रो कंट्रोलर 8051 के पार्ट 1 की पिन के साथ जो कि है प्रतिरोध आपके रजिस्टर्स के द्वारा जोड़ा जाता है, तथा कॉमन किए गए टर्मिनल को एलईडी के ग्राउंड कर दो जो कि है कर दिया जाता है। एलईडी में क्या कर देते हैं हम, ग्राउंड कर देते हैं जो आपके कॉमन टर्मिनल होते हैं। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह से जो कि आप इसको देख सकते हैं। देखिए पूरा चित्र जो कि आपके सामने बना हुआ है ये आपके देखिए कॉमन है, इनकॉम ने कॉमन को क्या कर दिया आपके अर्थ में कर दिया कनेक्ट। ये आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ठीक है। इस तरह से जो कि आप पूरा देख सकते हैं रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके जो कि रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक। P10 P12 P13 P14 P15 P16 P17 इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो कि आप इसका देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अगर आप इतना बना देते हैं तो 5 नंबर जो कि आपके पूरे हो जाते हैं। और एक बार जो कि आप हम क्वेश्चन बैंक में भी देख ले 65 पेज नंबर पर लिखा है, ठीक। थोड़ी जानकारी जो कि आपको और यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम आपको पढ़ाने जाएंगे जो कि तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, LCD, ठीक। इंटरफेस ऑफ LCD विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस कराइए किसका, LCD का। देखिए LCD एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें लिक्विड आपके क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। देखिए LCD का फुल फॉर्म LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये नॉलेज जो कि है बढ़ाने के लिए एक बेसिक से क्वेश्चन है कि LCD का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD विथ आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए इसको क्या कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। इसका प्रयोग टीवी में, आपके वीडियो गेम्स में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में आदि डिवाइस में डिस्प्ले बनाने के लिए हम LCD का प्रयोग करते हैं। LCD को कम पावर पर प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जो LCD होती है इसको हम कम पावर पर जो कि प्रयोग कर सकते हैं, तथा यह आपका तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। आपकी LCD जो होती है क्या होती हैं, ये कम कॉस्ट की होती हैं। LCD मुख्यतः 3 रूप में प्रयोग की जाती हैं। एक आपकी 16x1, 16x2 या आपका 20x4, ठीक। 16x2 आप 16x1, 16x2 या 16-20x4। सामान्यतः डिस्प्ले जो आपकी होती है वो 16x2 की होती है, ठीक। 16x2 LCD की होती हैं को माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ इंटरफेस किया जाता है। इसमें 16 रो और आपकी 2 कॉलम होती है। 16x2 का मतलब क्या है, 16 रो और 2 कॉलम। इसमें देखिए क्या है, 20 रो और 4 कॉलम। इसमें क्या है, 16 रो और 1 कॉलम। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको कुछ कुछ जो कि है किताब में भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। देखिए भला कोई किसी का नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत होने के नाते आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए एक वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए इसमें 16 पिन होती हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए आपकी 16 पिनें लगी होती हैं। कौन कौन सी,
आपकी देखिए VSS आपकी जो LCD होती है इसमें कितनी पिन लगी होती हैं, 16 पिन लगी होती हैं। एक VSS ठीक कनेक्टेड टू ग्राउंड, ठीक ये क्या होती है, ग्राउंड से कनेक्ट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है VCC, तो इसका मतलब होता है कनेक्टेड टू सप्लाई, मतलब कि VCC आपकी जो है पिन आपकी ये सप्लाई से कनेक्ट है। ठीक VEE है आपकी कनेक्टेड आपका एडजस्टमेंट, ठीक है। RS आपकी है रजिस्टर सिलेक्शन, आपकी RD और WR मतलब कि ये किसके लिए है, रीड और राइट के लिए, आपकी पढ़ने और लिखने के लिए है। E आपका है इनेबल, पिन आपकी 7 से लेकर 14 तक है डाटा के लिए, आपकी पिन 15 है आपकी LED प्लस के लिए, और पिन 19 है आपकी LED माइनस के लिए। इस तरह से जो कि आप इसका पूरा डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डायग्राम इसका जो कि है प्रॉपर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से जो कि आपको इसका डायग्राम पूरा बनाना हुआ, ये आपकी सारी पिन्स लगी हुई हैं। ये आपका है XTEL 1 XTEL 2, यहाँ पर देखिए आपका क्या है 16x2 LCD आपका है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला इसी में आता है हमारा पिन माइक्रो कंट्रोलर, ठीक PIC माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। PIC माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोल भी कहा जाता है। मतलब कि देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, PIC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोल, प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोल, प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोल, ठीक है। याद कर लीजिए अच्छे से, PIC का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोल होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर सस्ते होते हैं तथा इसके द्वारा कई प्रकार के टास्क जो कि है तेज़ी से कंप्लीट किए जाते हैं। मतलब कि इसके द्वारा कई प्रकार के कार्य आपकी तेज़ी से मतलब कि जल्दी से कंप्लीट किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। इसे 1933 में आपके माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था। आपका जो PIC माइक्रो कंट्रोलर है इसको हमने 1933 में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी द्वारा जो कि बनाया गया था। एडवांटेज इसके हम जान लेते हैं। PIC माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी सस्ते और टिकाऊ होते हैं। PIC इसकी परफॉर्मेंस स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इसका पावर कंजप्शन जो कि है कम होता है। अब हानियाँ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें लेंथ ऑफ प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोग्राम मेमोरी को एडजस्ट जो कि ये नहीं कर पाता है, किया जा सकता है, और इसमें केवल एक आपके एक्यूमुलेटर पाया जाता है। कि इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक एक्यूमुलेटर आपका लगा हुआ होता है। इसके बाद देखिए हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्टेपर मोटर क्या होता है। स्टेपर मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। सीधा सा आप यहाँ पर समझें, आपका जो स्टेपर मोटर होती है, स्टेपर मोटर की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। स्टेपर मोटर में आपके परमानेंट मैग्नेट का जो कि है प्रयोग किया जाता है। इसमें रोटर तथा स्टेटर दो आपके पार्ट होते हैं। रोटर और स्टेटर के अंदर स्थित होता है। आपका जो रोटर होता है वो स्टेटर के अंदर स्थित होता है। स्टेपर मोटर का रोटेटिंग लिमिटेड, आपका स्टेपर मोटर का रोटेशन लिमिटेड आपका होता है। मतलब कि इसका जो रोटेशन होता है वो लिमिटेड होता है आपका, ठीक। एक आपके अंदरूनी भाग में होता है तथा एक आपका यह एक फिक्स पैटर्न को दोहराता रहता है। मतलब कि जो इसमें एक फिक्स पैटर्न होता है, पहले से पूर्ण निर्धारित पैटर्न होता है, यह उसी को जो कि है दोहराता रहता है, इसलिए हम इसको स्टेपर मोटर कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि स्टेपर मोटर का एक फील्ड स्टेप एंगल होता है जिस पर जो कि है रोटर घूमता है। स्टेपर मोटर का एक फील्ड स्टेप एंगल होता है जिस पर जो कि है रोटर घूमता है। स्टेपर मोटर के मुख्यतः 4 फेज होते हैं आपके, जिसमें क्रमशः A1 A2 A3 A4 कहा जाता है, ठीक। इसके जो कि 4 फेज होते हैं, कौन कौन से, A1 A2 A3 A4। इन्हें 1 बाई 1 करके स्टेप मोटर को जो कि है रन कराया जाता है। इन्हीं फेज को 1 बाई 1 करके हम क्या कराते हैं, स्टेपर मोटर को जो कि है रन कराते हैं। अब आता है इंटरफेस ऑफ स्टेपर मोटर इन आपका किससे, माइक्रो कंट्रोलर 8051 से। स्टेपर मोटर को 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कराने के लिए, मतलब कि सामना कराने के लिए आपके डार्लिंगटन जो कि है पेयर का प्रयोग किया जाता है। आपके डार्लिंगटन पेयर का जो कि प्रयोग किया जाता है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर के किन्हीं 4 पेयर का प्रयोग, स्टेपर मोटर के चारों फेज आपके माइक्रो कंट्रोलर के किन्हीं 4 पेयर का प्रयोग हम किस में करते हैं, आपके स्टेपर मोटर के 4 फेज में करते हैं। जो आपके कौन कौन से हैं, A1 A2 A3 A4 4 फेज हैं आपके, ठीक है। आपके चारों फेज को जो कि है निम्नलिखित आपके नियमित करने के लिए किया जाता है। चारों फेज को नियमित करने के लिए जो कि हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि डार्लिंगटन फेज को कंट्रोल सिंकिंग मोड में जो कि है प्रयोग किया जाता है। आपके स्टेपर मोटर के चारों फेज में जिस फेज पर लो होता है, आपका लॉजिक क्या होता है, लो होता है, वह फेज आपके एक्टिवेट हो जाता है, ठीक, एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद देखिए इस तरह से जो कि आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं
ठीक, इस तरह से जो कि आप इसमें डायग्राम बना देंगे। ये आपकी IC2 है, ये आपका फेज़ है A1 A2 A3 A4, ये स्टेपर मोटर आपकी लगी हुई है। ठीक, इस तरह से पूरा डायग्राम आप जो कि इसका पूरा बना देंगे ऐसा ही। इसके बाद देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है स्काडा क्या है और ब्लॉक डायग्राम बनाइए, इसके यूज लिखिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक क्वेश्चन है ये आपसे 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए 4 टॉपिक तो आपको क्लियर करना ही है। पहला देखिए, जैसा कि आपका बुक का नाम है PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, तो PLC के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जो इंट्रोडक्शन है इसकी वर्किंग, ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके यूज। ठीक, ऐसे ही आपको माइक्रो कंट्रोलर और स्काडा, ठीक, ये 3 क्वेश्चन तो आपके हो ही गए। माइक्रो कंट्रोलर, ठीक, PLC और स्काडा, इन तीनों की जो मेन चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, वर्किंग हो गई, आपके लाभ हानि हो गई, इसके यूजेज हो गए, ये सभी तो आपको पढ़ना ही है। ये 3 क्वेश्चन तो आपको पेपर में लिखे ही मिलेंगे। ठीक, अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो 15 नंबर तो आपके यही हो गए हैं। ठीक, अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर देते हैं तो 15 नंबर तो आपके यहीं पर हो गए। देखिए स्काडा के बारे में हम पढ़ेंगे। स्काडा क्या होता है? देखिए स्काडा का पूरा नाम सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन भी कहा जाता है। स्काडा का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन होता है। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तथा आपके इंडस्ट्री में किसी विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर समझें, स्काडा का यूज हम कहाँ पर करते हैं? इंडस्ट्रीज में करते हैं, उद्योग में करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम स्काडा का प्रयोग करते हैं। स्काडा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर से मिलकर बनता है। आपका जो स्काडा होता है ये बहुत प्रकार के जो कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनता है। इसके मुख्य कार्य जो कि है निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कार्य आपका स्काडा का होता है कि इसके द्वारा सभी आपके इंस्ट्रक्शन टास्क को जो कि है इंस्ट्रक्शन टास्क को कंट्रोल किया जाता है। स्काडा सिस्टम की मदद से आपके स्थानीय स्तर तथा दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित इंडस्ट्री यूनिट के विभिन्न टास्क को जो कि कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि स्काडा की सहायता से जो आपके दूर दूर फैक्ट्रियां हैं उनको भी हम एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, स्काडा द्वारा डाटा को एकत्र कर उनकी रिले टाइम जो कि है प्रोसेसिंग की जाती है। देखिए तीसरा हमारा आता है कि स्काडा के द्वारा जो कि है मोटर, सेंसर, अलार्म आदि को जो कि है डायरेक्ट कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, किया जाता है। इसके बाद देखिए स्काडा के हम लाभ यहाँ पर देख लेते हैं, एडवांटेज के क्या क्या होते हैं। देखिए स्काडा के लाभ, स्काडा का प्रयोग करने से जो कि है इंडस्ट्री कैपिटल पोस्ट को जो कि कम किया जा सकता है। ठीक, इंडस्ट्रियल कैपिटल पोस्ट को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। स्काडा का यूज करके आपके मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। जो आपकी मरम्मत में या देख रेख में जो आपकी कीमत या जो पैसे खर्च होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं स्काडा का प्रयोग करके। स्काडा के प्रयोग द्वारा आपके डिफेक्टेड प्रोडक्ट को जो कि है कम किया जा सकता है। देखिए स्काडा क्या करता है? स्काडा जो कि है आपके जितने भी डिफेक्टेड आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने कोई इंडस्ट्री में कोई आपका प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसमें से कोई भी प्रोडक्ट खराब है तो स्काडा क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसको अलग कर देगा। चौथा हमारा आता है कि स्काडा द्वारा सिस्टम में होने वाली किसी भी आपके फेलियर को दूर किया जा सकता है। स्काडा के द्वारा सिस्टम में होने वाले किसी भी फेलियर को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। स्काडा का ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पर देखें। स्काडा के ब्लॉक डायग्राम में देखिए इसका जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं या नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो वो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लें। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम स्काडा का आएगा ब्लॉक डायग्राम बनाने को। ठीक है, इस डायग्राम को जो कि आपको बनाना होगा इसका स्क्रीनशॉट ले जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है या जिन लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किए हैं। हमारी सलाह हमेशा यही रहेगी कि आप जो कि है नोट्स बना ले वीडियो देखकर। हमने शुरू से कहा है कि वीडियो देखें और नोट्स बनाते हुए चलें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाए हैं तो नोट्स परचेज जरूर से कर लें। देखिए यहाँ पर आपके सभी पार्ट दिख रहे हैं। MTU आपके ऑपरेटर इंटरफेस, यहाँ पर आपका ऑपरेटर लगा हुआ है, ये है आपका कम्युनिकेशन इंटरफेस, ये आपका है RTU1, RTU2, RTU3 और RTU4। ये है आपका फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या है? फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब जो सभी पार्ट इसमें पाए गए हैं या सभी पार्ट जो आपको इसमें दिख रहे हैं इन सभी के बारे में भी जो कि हमको थोड़े 2-3 4-5 लाइन इसमें हमने लिखनी ही होगी। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं MTU, जिसको हम फुल फॉर्म हमारा होता है मास्टर कंट्रोल यूनिट। MTU का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर कंट्रोल यूनिट। हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि MTU का पूरा नाम मास्टर कंट्रोल यूनिट होता है। यह यूनिट एक प्रकार की होस्ट कंप्यूटर होता है जो RTU अर्थात रिमोट कंट्रोल यूनिट, RTU का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट कंट्रोल यूनिट के साथ
कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा डाटा का आदान प्रदान करती है। देखिए क्या करती है ये, कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा आपका डाटा का आदान प्रदान करती है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा ये डबल क्रॉस जो कि आपका बना हुआ है। तो एमटीयू क्या करती है, आपका कम्युनिकेशन इंटरफेस के साथ डाटा का आदान प्रदान जो कि यहाँ पर करती है। चित्र में अगर आप देखेंगे अच्छे से तो सब कुछ स्पष्ट रूप से बनाया गया है और दिखाया गया है। ठीक है, चित्र को देखकर भी आप अच्छे से जो कि आसानी से समझ सकते हैं। आदान प्रदान करती है, इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर यूनिट भी कहा जाता है। अब आती है हमारी आरटीयू की बारी। देखिए आरटीयू इसका फुल फॉर्म हम जान लें सबसे पहले। तो आरटीयू का हमारा फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट टर्मिनल यूनिट एमटीयू तथा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य डाटा के आदान प्रदान का कार्य करती है। आरटीयू में विभिन्न प्रकार के आपके सूचनाएं स्टोर होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर पहली लाइन अगर आप इसकी पढ़ें, इसमें क्या लिखा है कि एमटीयू आपका आरटीयू रिमोट टर्मिनल यूनिट एमटीयू तथा इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्या करती है, आपके मध्य डाटा का आदान प्रदान का कार्य करती है। यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं, जो आपके यहाँ पर आरटीयू लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, आपके एमटीयू, ठीक, एमटीयू और आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस से डाटा का आदान प्रदान यहाँ पर ये करते हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आदान प्रदान करती है। आरटीयू के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं स्टोर होती हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर एमटीयू को भेजा जाता है। यह सभी आरटीयू और पीएलसी से जो कि है जुड़े हुए होते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है कम्युनिकेशन इंटरफेस। देखिए इसमें असेंबली लैंग्वेज का जो कि है प्रयोग किया जाता है। जो आपका कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, इसमें हम असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा स्काडा सिस्टम में होने वाली विभिन्न डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान जो कि है किया जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है ऑपरेटर इंटरफेस। देखिए ऑपरेटर इंटरफेस क्या है, ऑपरेटर इंटरफेस यह एक मानव या एक मशीन हो सकती है। आपका ऑपरेटर इंटरफेस क्या है, एक मानव या मशीन हो सकती है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑपरेटर मतलब कि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने वाला, शुरू करने वाला। यह एक मानव या एक मशीन हो सकती है। इसके द्वारा स्काडा सिस्टम में प्रयोग होने वाली मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है या कंट्रोल या नियंत्रण किया जाता है। ठीक, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। अब अगला हमारा लास्ट आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, स्काडा सिस्टम में कंप्यूटर अथवा उनमें प्रयोग होने वाले डिवाइस को इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। देखिए जो स्काडा सिस्टम में कंप्यूटर अथवा और जितनी भी अन्य डिवाइस हैं, स्काडा सिस्टम में जितनी भी अन्य डिवाइस है, कंप्यूटर हो गई, ठीक, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, इन सभी का यूज हम किसके रूप में करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में जो कि है किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है इसी में हम आगे देखेंगे। अब हमारी देखिए एडवांटेज होगा इसके, हमने स्काडा का ब्लॉक डायग्राम भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं स्काडा के उपयोग, स्काडा का यूज कहाँ पर किया है। तो एक अलग से क्वेश्चन आपका, एक 5 नंबर में आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्काडा के उपयोग बताइए, स्काडा के यूज बताइए कि क्या है स्काडा के यूज। देखिए किसी भी प्रकार के उपकरणों को मैनेज करने के लिए स्काडा का उपयोग किया जाता है। आपके जितने भी उपकरण होते हैं इंडस्ट्री में, उन सभी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम स्काडा का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर स्काडा सिस्टम का यूज आपका हार्ड इंडस्ट्री प्रोसेस को जो कि है ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर जितनी भी मशीनें ऑटोमेटिक काम करती है, उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्काडा कर रहा है। ठीक है, स्काडा सिस्टम जो कि है निम्न को कंट्रोल करता है। किस किस को कंट्रोल करता है, इन सभी के बारे में जो कि हमको जानना होगा। ठीक है, अब देखिए स्काडा आपको किस किस को कंट्रोल करता है। सबसे पहला हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, स्काडा। स्काडा सिस्टम का उपयोग कंट्रोल आपका करंट फ्लो और लाइन वोल्टेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, आप इसका जो कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डालकर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो ऐसे आप लिख दे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए हम लिख सकते हैं 1 नंबर डाल के स्काडा का यूज जो कि है आपके स्काडा सिस्टम का उपयोग करंट फ्लो और लाइन वोल्टेज को पता लगाने के लिए किया जाता है। आपके देखिए सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन की आपकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो कि हम स्काडा का प्रयोग करते हैं। वाटर और आपके सीवेज, तो राज्य और नगर पालिका पानी उपयोगिताओं और स्काडा का यूज पानी के प्रवाह, जलाशय के स्तर और पाइप दबाव और अन्य कारकों को मॉनिटरिंग और आपके रेगुलेट
करने के लिए जो कि है हम इसका स्काडा का प्रयोग करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में भी हम जो कि है लाइट जो आपकी रेड, ग्रीन और आपकी येलो लाइट होती है, इसमें भी जो कि हम कहीं ना कहीं स्काडा का ही प्रयोग करके इसको कंट्रोल करते हैं। स्काडा देखिए ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करता है, यह ट्रैफिक के प्रभाव को कंट्रोल करता है, ठीक, प्रभाव को जो कि कंट्रोल करता है और आपके ऑर्डर सिग्नल का पता लगाता है। ठीक, तो ये थे हमारे स्काडा के यूज। अब हम पढ़ते हैं अगला कि मेट्रो ट्रेन में स्काडा का यूज। देखिए मेट्रो ट्रेन में भी जो कि स्काडा का प्रयोग किया जाता है, आपके ट्रेन ड्राइवर, ठीक, ब्रेकिंग तथा अन्य ऑपरेशन में स्काडा सिस्टम का ही यूज किया जाता है। और आपके एनिमेशन सिस्टम, देखिए आजकल सभी प्रकार के एनिमेशन सिस्टम में हम क्या किसका यूज कर रहे हैं, स्काडा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके स्काडा के यूज। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 20 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्पैच सेंटर क्या है, डिस्पैच सेंटर। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि डिस्पैच सेंटर होता क्या है। ठीक है, देखिए डिस्पैच सेंटर, डिस्पैच सेंटर, डिस्पैच सेंटर आप पढ़ ली या फिर आपके पास लिख कर आया कि रोल ऑफ स्काडा इन डिस्पैच सेंटर, मतलब कि डिस्पैच सेंटर में स्काडा का क्या रोल है, आपका क्या भूमिका है। ठीक है, अब इस डिस्पैच सेंटर की जगह अगर आपसे लिख के आ जाए प्रेषण केंद्र, जितने भी टॉपिक हैं इन सभी को हिंदी मीडियम वाले खासकर एक बार हिंदी में इनको जरूर से देख लेना। जहाँ तक है हमने आपको सभी को हिंदी में मतलब भी समझाया है। ठीक है, सभी के टॉपिक के हिंदी में मतलब हमें आपको लिखे हुए बताए हैं। ठीक, डिस्पैच सेंटर काफ़ी बार ऐसा आपके पेपर में पूछ लिया गया है और काफ़ी बार आपसे पूछा गया है प्रेषण केंद्र क्या होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि डिस्पैच सेंटर को ही हम प्रेषण केंद्र कहते हैं तो आप पता नहीं कर सकते हैं। देखिए आपके लोड डिस्पैच, आपके डिपार्टमेंट, लोड डिस्पैच डिपार्टमेंट पावर सिस्टम के ऑपरेशन, प्लानिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए आपके तंत्रता केंद्र हैं। पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता है और ज़रूरत होने पर उत्पादित किया जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि यह ज़रूरत है कि पावर सिस्टम को आपकी योजनाबद्ध विधि से ऑपरेट किया जाए। तो मतलब कि योजनाबद्ध विधि आपकी जो प्लानिंग है उसी के साथ हम इसको जो कि है पावर सिस्टम को ऑपरेट करें। यह लोड डिस्पैच सेंटर का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये निम्न उद्देश्य जो कि है इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उद्देश्य इसका होता है आपका डिस्पैच सेंटर का कि सिस्टम फ्रिक्वेंसी को रेगुलेट करना। दूसरा होता है कि रिसोर्सेज का यूज करना। ठीक, तीसरा इसका उद्देश्य होता है क्या? तीसरा उद्देश्य हमारा इसमें होता है सिस्टम की गड़बड़ी के बाद सामान्य स्थिति का रीस्टोरेशन जो कि है तेज़ी से करना। मतलब कि अगर आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है तो उसके बाद उस गड़बड़ी को जल्दी से सही करना। चौथा है क्या? सिस्टम की आपकी अखंडता, विश्वसनीयता और जनरेशन को ट्रांसमिशन सुविधाओं की सुरक्षा के साथ जो कि है पावर की डिमांड का मिलना। देखिए ये तो हमने देख लिया डिस्पैच सेंटर क्या होता है अर्थात प्रेषण केंद्र क्या होता है। अब इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर का कि VDUS क्या होता है। आपसे पूछ लेगा कि VDU क्या होता है। ये इस VDU का सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लें, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका जो कि ये फुल फॉर्म होता है। देखिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक उपकरण है। ठीक, VDU आपसे पूछ लेगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है। यह एक उपकरण है जो घर, ऑफिस, सार्वजनिक स्थान और पर सूचना घटनाओं या आपकी स्थितियों को प्रदर्शित करता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपकी एक तरह की डिस्प्ले है जो घरों में, ऑफिस में और सार्वजनिक स्थानों पर सूचना घटनाओं को जो की है स्थिति को प्रदर्शित करती है, मतलब कि दर्शाती है। सर्वर और आपका प्रदर्शन से संबंधित कई कारकों के आधार पर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कि है अस्थायी या स्थायी और आपका ऑर्गोनोमिक समस्याओं के लिए जो कि है जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश कार्यस्थलों में जो कि कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आपका एग्रोनोमिक प्रॉब्लम जैसे कि कृषि संबंधी समस्याएं जो एक विजुअल डिस्प्ले के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक, सभी उद्योग में जो कि है श्रमिक के लिए एक बढ़ती चिंता है। विजुअल डिस्प्ले का यूज स्काडा में जो कि है सिस्टम की विभिन्न अवस्थाओं को देखने के लिए किया जाता है। मतलब कि स्काडा सिस्टम में जितनी भी आपकी अवस्थाएं हैं इन सभी को देखने के लिए हम विजुअल डिस्प्ले का यूनिट जो कि है इस्तेमाल करते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट डिस्प्ले में दो प्रकार की जानकारी होती है, पहली सामान्य जानकारी और दूसरी विशिष्ट जानकारी, स्पेशल जानकारी है। ठीक है, तीसरा आता है कि इसके माध्यम से जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट की सहायता से हम सभी जानकारियों को जो कि क्या करते हैं आपकी डिस्प्ले पर प्रदर्शित करते हैं। अब सरल भाषा में विजुअल को समझें, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को समझें सरल भाषा में। VDU को
इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। देखिए आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं और ये वाली परिभाषा भी लिख सकते हैं, अगर आप दोनों लिखना चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। यह वीडीयू कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न पिक्चर को जो कि ये शो करती है। मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या करती है, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा जो आपकी पिक्चर उत्पन्न होती है उसको ये प्रदर्शित करती है, अर्थात शो करती है। वीडियो वर्ल्ड अक्सर मॉनिटर के साथ सामान्य रूप से यूज किया जाता है, लेकिन यह एक अन्य प्रकार का डिस्प्ले जैसे कि डिजिटल आपके प्रोजेक्टर की तरह भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख ले एप्पल आईमैक का उदाहरण। एप्पल आईमैक एक ऑल इन वन जो कि है डिज़ाइन का यूज करती है, आपका ऑल इन वन डिज़ाइन का जो कि यूज करता है, जिसे आपकी स्क्रीन और कंप्यूटर एक ही यूनिट में होता है। आपने एप्पल आईमैक देखी होगी, उसमें हमारी डिस्प्ले और आपके कंप्यूटर दोनों क्या होता है, एक ही यूनिट में होता है, ठीक। स्टार्टिंग विजुअल डिस्प्ले यूनिट मैनली जो कि कैथोड रे, आपकी कैथोड रे मतलब कि RT आपका CRT डिस्प्ले थे, जो आपके जनरली 13 इंच या उससे कम आकार का होता था, ठीक है। 1990 के दशक के दौरान 15 इंच और आपके 17 इंच डिस्प्ले स्टैंडर्ड बन गए और कुछ मैन्युफैक्चररों ने 20 इंच आकार के से अधिक डिस्प्ले का भी जो कि है बनाना शुरू कर दिया, उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे आते हैं क्या, आज कंप्यूटर के लिए विजुअल आम है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आम है, जो आकार में 20 इंच से लेकर 30 इंच जनरली LCD आपके प्लाज्मा और आपकी LED टेक्नोलॉजी के होते हैं। आपके जो जनरली या सामान्यतः LCD होते हैं वो किसके होते हैं, प्लाज्मा और आपकी LED टेक्नोलॉजी के होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का आता है कि RTU, MTU और कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं। अब RTU MTU के बारे में हम थोड़ा सा आपको जो कि है 4-5 लाइन हमने आपको पढ़ाया था स्काडा ब्लॉक डायग्राम में, ठीक, हमने आपको पढ़ाया था MTU RTU क्या होता है वो भी आप, अब ये थोड़ा सा जो कि है लॉन्ग है आपका ये। देखिए MTU क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं RTU क्या होता है। देखिए RTU का फुल फॉर्म सभी लोगों ने जान लिया, रिमोट टर्मिनल यूनिट RTU का फुल फॉर्म होता है। यह एक माइक्रो आपका प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है जो फील्ड उपकरणों की जो कि निगरानी करता है या नियंत्रण करता है। हमने आपको जैसे पहले बता चुके हैं हम कि जो RTU होता है ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस होता है जो आपके फील्ड उपकरणों की निगरानी करता है या कंट्रोल करता है। मतलब कि फील्ड उपकरण जैसे कि आपकी इंडस्ट्री में जो भी आपकी मशीनें यूज की जा रही हैं, उपकरण यूज किए जा रहे हैं, उनकी निगरानी, देखरेख और आपका नियंत्रण करता है क्या, RTU। रिमोट टर्मिनल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका मेन्यू आपका जो कि है मेन फंक्शन एक स्काडा सिस्टम होता है जो कि RTU या सेंसर के साथ आमतौर पर जुड़े हुए होते हैं। ये वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन का, जानकारियों का आपका ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि भेजता है। अब हम समझते हैं MTU क्या होता है। देखिए MTU क्या है, आपका MTU का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर टर्मिनल यूनिट। स्काडा सिस्टम में MTU एक ऐसा उपकरण है जो RTU को कमांड जारी करता है, जो कि कंट्रोल से जो कि रिमोट स्थानों पर स्थित है, आवश्यक डाटा को इकट्ठा करके उसे स्टोर करता है। यह कंट्रोल सेंटर में स्थिति MTU का ऑपरेशन है। यह क्या है, कंट्रोल सेंटर में स्थित MTU का जो कि ऑपरेशन है। यह स्काडा सिस्टम का दिल है। आप कह सकते हैं MTU जो है ये स्काडा सिस्टम का क्या है, दिल है, जो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर PLC या एक नेटवर्क सर्वर हो सकता है जो रिमोट फील्ड साइट या RTU के साथ जो कि संचार करता है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, कम्युनिकेशन चैनल क्या है। हमने जिस क्वेश्चन हमारा था कि RTU MTU और कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। आप कम्युनिकेशन चैनल के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन RTU और MTU कई बार आपसे पूछा गया है। देखिए कम्युनिकेशन मीडिया एक पाथ है, जो एक बेस है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं, जो एक नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन या सूचना के प्रसार के लिए जो कि है सेंडर और रिसीवर को जोड़ता है। कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, आपके सेंडर और आपके रिसीवर को जोड़ने का काम आपका कम्युनिकेशन चैनल करता है। ट्रांसमिशन मीडियम के आपके सामान्य एग्जाम्पल जैसे कि सैटेलाइट और आपके ट्विस्टेड पेयर आदि हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। आप इसका जो कि इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरफेस ऑफ कंप्यूटर और आपके अदर डिवाइस।
ठीक। ट्रांसमीटर आपका रिसीवर, सिग्नल का जो कि आदान प्रदान हो रहा है किसके बीच, रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच। ठीक, यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया है, और यहाँ पर आपका लास्ट में है इंटरफेस। इसमें हम लिखेंगे कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल आपके निम्न प्रकार के होते हैं। आपका संचार मीडिया जो कि हम इसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया आपकी दो तरह की होती है, पहला आपकी गाइडेड मीडिया और दूसरी अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपके आते हैं आपके ट्विस्टर पेयर केबल, दूसरी होती है आपकी कोएक्सियल केबल, तीसरी होती है फाइबर आपके ऑप्टिकल केबल। आपके अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं गाइडेड मीडिया, उसके बाद जानेंगे अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइडेड मीडिया की, तो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपके तीन तरह की जो कि आती हैं केबल। पहली होती है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसे कि कंप्यूटर के बीच डाटा कम्युनिकेशन के लिए LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर वायर से अधिक जो कि है सबसे अधिक जो कि यूज किया था। कौन सा, ट्विस्टेड पेयर वायर जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला कम्युनिकेशन माध्यम है। सब आपका सामान्यतः आवाज़ और डाटा सिग्नल को जो कि है ले जाने के लिए स्थानीय आपके टेलीफोन लाइन में आपके ट्विस्टेड पेयर वायर का ही यूज जो कि है किया जाता है। अब अगला आता है हमारा कोएक्सियल केबल। तो देखिए इस केबल को जो कि है ये EOAX भी कहा जाता है। इस केबल को हम क्या कह सकते हैं, EOAX भी जो कि कह सकते हैं। ये है ट्विस्टेड पेयर केबल की कंपैरिजन में हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की जो कि है सिग्नल को कैरी करती है, ग्रहण करती है। आपकी जो कोएक्सियल केबल होती है ये ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को कैरी करती है। यह केबल को विद्युत चुंबकीय तरंग से भी जो कि है बचा सकती है। ठीक, अब इसके बाद अगला हमारा आता है कि फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, देखिए फाइबर ऑप्टिक्स को आपका लाइट पल्स मीडिया के रूप में जो कि जाना जाता है। आपके फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, इनको हम किसके रूप में जानते हैं, लाइट पल्स मीडिया के रूप में भी जाना जाता है। यह डाटा ट्रांसफ़र की जो कि है एक डबल बेस मेथड का यूज करती हैं। यह केबल इतनी पतली होती है कि इनका साइज हमारे बालों से भी पतला होता है। अब आप समझ सकते हैं जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं ये हमारे बालों से भी पतले जो कि है मोटाई के होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसमें हम आगे देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया के बारे में आप जान लें। अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपका पहला आता है रेडियो। देखिए यह एक वायरलेस ट्रांसमिशन माध्यम है। यह एक क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन माध्यम है। यह लंबी तथा छोटी दूरी पर वायु के माध्यम से रेडियो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि रेडियो सिग्नल को भेजने का काम हमारा करते हैं। रेडियो प्रसारण के लिए प्रसारण रेडियो सिग्नल और इसे प्राप्त करने के लिए आपका रिसीवर और भेजने के लिए ट्रांसमीटर का जो कि है रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि ज़रूरत होती है। रेडियो में हम क्या करते हैं, आपके रिसीवर मतलब कि किसी भी संदेश को प्राप्त करने के लिए और किसी भी संदेश को भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। ठीक, प्राप्त करने के लिए हमको रिसीवर की और किसी भी संदेश को भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। दूसरा आता है हमारा माइक्रोवेव सिस्टम। देखिए माइक्रोवेव सिस्टम क्या है, माइक्रोवेव रेडियो वेव है जिसका यूज जो कि हाई स्पीड के ट्रांसमिशन के लिए जो कि किया जाता है। यूजर और माइक्रोवेव के माध्यम से आवाज़ और डाटा दोनों को जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं। तीसरा आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक स्पेस स्टेशन है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक स्पेस स्टेशन है। यह अर्थ स्टेशन से माइक्रोवेव सिग्नल रिसीव करता है। ये क्या करता है, अर्थ स्टेशन से क्या करता है, माइक्रोवेव सिग्नल रिसीव करता है, ग्रहण करता है। कम्युनिकेशन उपग्रह कम्युनिकेट उपग्रह सैटेलाइट सिग्नल को जो कि है इन्हेंस करते हैं और इन्हें पृथ्वी पर वापस ले आते हैं। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। जो आपके संचार उपग्रह होते हैं सैटेलाइट वगैरह, ये क्या किए जाते हैं, आपके अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। तो देखिए इसी के साथ जो कि आपके पूरे क्वेश्चन जो कि आज के कंप्लीट होते हैं और आपकी PLC की
सेकंड ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी आज जो की है ख़त्म होती है। और जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपका कोई बाई चांस अगर कोई टॉपिक अगर आपका रह गया होगा तो उसको हम वनडे सीरीज़ में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमने आपको 22-23 क्वेश्चन जो कि बताए गए हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पेपर में जो कि है पूछे जाते हैं, ठीक। इन अगर क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आप पास तो बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। और जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, ठीक। वीडियो बनाने में जो कि है काफ़ी लोग जो कि है आप वीडियो को शेयर नहीं करते, सभी लोग जो कि मिलकर वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में आसानी हो। और इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं, अगर आपको पास होना है तो आप केवल ब्रह्मास्त्र सीरीज देखकर बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छे नंबर को गेन करना है तो उसके लिए आपको नोट्स की और प्रॉपर सभी टॉपिक की ज़रूरत होती है। तो हम जो आपको नोट्स दे रहे हैं उसमें आपको प्रॉपर सभी टॉपिक 1 बाय 1 कराए गए हैं, ठीक है। तो अगर जिन लोगों ने नोट्स परचेज नहीं किए तो नोट्स परचेज कर लें। अगर आपने नोट्स खुद से बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक चीज़ और, जिन लोगों ने अगर आपको सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीएलसी की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां से जाकर जो कि पीएलसी को बिल्कुल अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जो कि ज़रूर से बताएं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर आपको पीडीएफ जो कि परचेस करनी हो, सभी पीडीएफ पेड हैं नोट्स की। आपकी क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पर हमने एकदम फ्री में जो कि आपको दे दी हैं, बुक्स और आपकी क्वेश्चन बैंक फ्री हैं, नोट्स सभी आपके पेड हैं। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8738816305 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में अगली ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के साथ। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।